नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए हमारा सेकंड ग्रेड का जो हिंदी साहित्य को लेके जो पाठ चल रहा था, उसी में अपन जो है वो रिवीजन को फटाफट यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही सरल भाषा में जो है वो यहाँ पर नोट्स के माध्यम से जो है वो आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा आज हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य को लेके बात करेंगे। लौकिक साहित्य में देखिएगा प्रत्येक काल में मानक के साहित्य के साथ में जो है समानांतर एक विशेष प्रकार का जो साहित्य है वो हर युग में चला आ रहा है और चलता रहेगा भी, जिसे हम क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य, यानी लोक प्रसिद्ध जो साहित्य होता है। और जो है लोक प्रसिद्ध साहित्यों की प्रमुख रचनाओं को लेके जो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ जो रचना रहती है वो रहती है ढोला मारूरा दोहा। तो देखिए ढोला मारूरा जो दोहा रचना है उसके लेखक माने जाते हैं कवि कल्लोल। याद रखिएगा नाम। और इसका एक अन्य नाम भी है, वो है कुशल लाभ। या तो कवि कल्लोल नाम आ सकता है या कुशल लाभ आ सकता है, दोनों ही राइट आंसर रहेंगे। 11वीं सदी में रचित यह काव्य जो है वो तत्कालीन लोक भाषा का जो है वो प्रमुख प्रतिनिधि जो है वो ग्रंथ माना जाता है। और ये पश्चिमी हिंदी का प्रमुख लोक काव्य भी रहा है। कौन सा? ढोला मारूरा दोहा। और इसमें राउलवेल की परंपरा को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। और ये मूलतः जो है वो कौन से छंद में लिखा गया है? दोहा छंद में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है अपना कि इसमें जो है क्या बताया गया है उसको लेके भी हम चर्चा करते हैं कि इसमें ढोला नामक राजकुमार व मारवाणी नामक राजकुमारी की विरह व्यथा का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया गया है। ढोला का विवाह 3 वर्ष की आयु में जो है वो पुंगल के राजा थे। कौन थे? पिंगल की कन्या थी मारवाणी, उससे हो जाता है। कहानी थोड़ी याद होनी चाहिए क्योंकि उससे जो चीज़ों को समझने में जो है वो आसानी हो जाती है। और युवा अवस्था में जो है वो ढोला का दूसरा विवाह जो है वो मालवा की राजकुमारी थी मालवणी से हो जाता है। और इसके बाद ढोला दोनों की तुलना करते हुए क्या कहते हैं कि सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये किसने कहा है? कवि कल्लोल ने। ठीक है, चलिए याद रखना है, बाकी कोई इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। देखिएगा जयचंद प्रकाश की जो रचना है उसको हम बात करते हैं। इसके जो लेखक रहते हैं वो हैं भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश रचना किसकी है? भट्ट केदार की, याद रखना है। इस रचना का उल्लेख जो है वो स्वतंत्र रूप से तो आपको नहीं मिलता, लेकिन राठौड़ारी ख्यात जो है जो ग्रंथ है उसमें आपको इसका थोड़ा बहुत विवरण मिल जाता है। इसके रचनाकार जो है वो भट्ट केदार माने जाते हैं। वह राठौड़ारी ख्यात के लेखक जो है वो माने जाते हैं दयाल दास। और इस रचना में जयचंद की जो वीरता है, यश है और जो सौंदर्य है उसका बखान जो जयचंद प्रकाश है उसमें किया गया है, यानी जयचंद के बारे में लिखा गया है। देखिएगा आगे। आगे है वसंत विलास। कौन सा है? वसंत विलास है। तो वसंत विलास जो रचना है वो है केशवलाल हर्षद राय ध्रुव। केशवलाल हर्षद राय ध्रुव की है। वसंत ऋतु में जो है वो नारी पर पड़ने वाले प्रभावों को जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जो विलास है में आपको 84 दोहों में जो है वो वियोग श्रृंगार को वर्णित करने वाला ये काव्य आचार्य शुक्ल की दृष्टि से बड़ा ही ओझल रह गया है। तो काफ़ी बड़ी बात है ये। ठीक है, याद रखना है। और इसका कवि जो है वो अज्ञात है, अपितु इस कृति का संपादन का जो किया है वो किया है केशवलाल हर्षद राय ने। और इसके द्वारा प्रकाशक भी है हाजी मोहम्मद स्मारक जो मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है। अमीर खुसरो अपनी अगली रचना रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि खुसरो का जन्म जो है वो ज़िला एटा उत्तर प्रदेश में होता है। और आपने जो है वो चिश्ती संप्रदाय की परंपरा को जो है वो आगे भी बढ़ाया है। और आपने 3 प्रकार की रचनाएं जो है वो लिखी हैं। तो देखिए अमीर खुसरो ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं और दो शुकने हैं। ठीक है, ये 3 जो रचनाएं हैं इनकी। तो देखिएगा इसमें कुछ दोहे वगैरह आपको बताते हैं क्या है कि देखिएगा गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने ऋण भई चहूँ देश। ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की। आगे है अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के संदर्भ में इन्होंने लिखा था। आगे देखिएगा कि तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया बाप का नाम जो पूछा उसने आधा नाम बताया। ये निबोली के संदर्भ में जो है वो कहा था अमीर खुसरो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा एक थाल मोती भरा सबके सिर पे औंधा धरा चहूँ और वो थाल फिरे मोती उसमें एक न गिरा। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है, आकाश के संदर्भ में कहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इन्होंने कही हैं। देखिएगा अपना अगला जो रहेगा वो रहेगा गद्य साहित्य। तो देखिएगा इसमें क्या है कि आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ में कुछ छुट फुट बात करें तो वो गद्य साहित्य के दर्शन भी आपको होते हैं। आलोच्य काल में ऐसी 3 रचनाएं मिलती हैं जो कि उल्लेख के योग्य भी हैं। कौन कौन सी? देखिएगा सबसे पहले अपनी आती है राउलवेल।
तो राउल वैली एक शिलांकित कृति मानी जाती है। इस रचना में हिंदी में नक्शिक वर्णन आपको मिलता है, जो कि रीतिकाल तक जाते-जाते चरम सीमा तक पहुँच चुका था और रीतिकाल में नारी सौंदर्य के महीन से महीन बिल्कुल बारीक से बारीक चित्र खींचे गए हैं। चरमोत्सर्ग का मतलब क्लाइमेक्स होता है और नक्शिक का मतलब नक्शिक में देखिए समास है, यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है और शिलांकित शिला पर अंकित, ठीक है? देखिएगा आगे कि ये कृति जो है, जो राउल वेल करती है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में वर्तमान में सुरक्षित है। इस रचना में नायिका जो राउल है उसके सौंदर्य का बखान भी किया गया है। दूसरी रचना जो रहती है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा की है। देखिए 12वीं शताब्दी में रचित इस गद्य रचना के रचनाकार माने जाते हैं दामोदर शर्मा और इस रचना में आपको तत्कालीन आम भाषा के दर्शन होते हैं और उस समय की आम जो भाषा थी का व्यवहार इसमें दिखाया गया है। देखिएगा आगे कि इसके लिए आलोचक जो है वो इसे हिंदी का पहला व्याकरण भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है यहाँ पे कि हिंदी का पहला व्याकरण डच विद्वान नाम था जेसुआ केटलर ने लिखा था, परंतु ये मानक सिद्ध नहीं हुआ था। वह कामता प्रसाद गुप्त द्वारा लिखित हिंदी व्याकरण को मानक व्याकरण का दर्जा वर्तमान में मिला हुआ है। चलिए अगली अपनी तीसरी रचना जो रहती है वो है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर ठाकुर की यह रचना है। इसके रचनाकार मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर और इस ग्रंथ को हिंदी का पहला शब्दकोश भी कहा गया है, ठीक है? और कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह। ये कि कोश ये भी होता है जिसमें दूसरा श आता है, वो यानी खजाना होता है और ये कोश एक दूरी के लिए काम में लिया जाता है। कामायनी एक पुनर्विचार जो रचना है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा। चलिए आदिकाल पर हम पुनर्विचार करते हैं तो देखिएगा इतिहास का शाब्दिक अर्थ जो होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास किसी भी देश का वास्तविक गौरव होता है। जब इस इतिहास में कई कड़ी जुड़ी होती हैं तो स्वभावतः स्थिति पूर्ववत नहीं रहती है और ऐसा ही है हिंदी साहित्य इतिहास के साथ में। ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। चलिए आगे मैं बात करूँ तो इतिहास का जनक जो है वो माना जाता है हीरोडोटस को और राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है सुकरात को और नीति शास्त्र का जो जनक है वो माना जाता है विदुर को। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का पहली बार जो है प्रकाशन किया था और हिंदी साहित्य इतिहास में जो है वो आचार्य शुक्ल का जो ग्रंथ है यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये छपा था और जिसका प्रकाशन काशी नागरिक प्रचारणी जो सभा थी उसके द्वारा भी किया गया था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास पर 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहला है हिंदी साहित्य का भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तीसरी रहती है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल ने लिखी हैं, इतिहास से संबंधित हैं। आगे देखिएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ जिसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का जो प्रणयन है वो 1938 में किया था और हिंदी साहित्य इतिहास में सह संपादन किया था। एसोसिएट एडिटिंग पर आधारित एक इतिहास ग्रंथ भी है हिंदी साहित्य, ये कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। नोट लगा के लिख लीजिएगा कि हिंदी भाषा के विकास का जो इतिहास है पुस्तक के लेखक माने जाते हैं धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, इसके लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए कुछ पुस्तकें हैं कि हिंदी साहित्य शास्त्र का इतिहास, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास, पाश्चात्य एवं भारतीय काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। ये सारी पुस्तकें हैं भागीरथ मिश्र की, ठीक है। उत्तर भारत की संत परंपरा पुस्तक है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि भक्ति काल की जिस काव्य धारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भक्ति काल की जिस काव्य धारा को आचार्य शुक्ल ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहकर पुकारते हैं उसी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो संत काव्य धारा कहकर पुकारते हैं और यही नाम जो है वो मानक भी सिद्ध हुआ है, याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा कुछ रचनाएं और हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्ध और साहित्य सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं और हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टेकम सिंह तोमर हैं। भक्तिकालीन का वीर काव्य ये माना जाता है और मध्यकालीन हिंदी काव्य जो खंड काव्य है उसके लेखक हैं सियाराम तिवारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध हैं। प्रथम संस्करण जो है इसमें 16,306 छंद है जो कि काशी नागरिक प्रचार जो सभा थी पुस्तकालय में उनको सुरक्षित रखा गया है। दूसरा संस्करण जो है इसमें आपको 7,000 छंद मिलेंगे जो कि अबोहर के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। तृतीय संस्करण की बात करें तो इसमें आपको 3,500 छंद मिलेंगे जो कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह पुस्तकालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। चतुर्थ जो संस्करण है जिसमें आपको 1300 छंद मिलेंगे जिसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है जो कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपको पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। और हिंदी के प्रथम कवि नाम है शरप्पा की सभी रचनाएं मुक्तक हैं यानी उनमें कोई किसी प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। यथा जैसे जह मन पवन ने संचयी रवि शशि नहीं परवेज तह पट चित विश्राम करूं सरहे कहे उमेश।
उवेस। देखिए ये सरपा की जो है वो पंक्तियाँ हैं। आगे देखिएगा कि अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम जो है बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसकी प्रसिद्धि का आधार जो था वो संदेश राशक है और ये ग्रंथ हिंदी में स्थायी प्रेरणा का जो काम भी है वो भी करता है। इस ग्रंथ में विक्रमपुर की जो योगिनी है उसकी विरह व्यथा का वर्णन भी आपको मिलता है संदेश राशक रचना में। और इस परंपरा का विकसित रूप आपको जो है वो प्रिय प्रवास 1914 में दिखाई देता है आपको। प्रिय प्रवास जो रचना है जो कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी है। ये कहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। अपभ्रंश के काव्य में रास परंपरा से भिन्न नृत्य गीत काव्यों का चलन भी था। इसमें प्रमुख कृति मानी जाती है उपदेशक रसायन रासो, जिसके रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। और यदि ब्रह्मसूत्र के रचनाकार बादरायण है तो कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन है। ठीक है, चलिए ये कुछ रचनाएं थी। जैन कवि माने जाते हैं धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की है। अपभ्रंश के समर्थ कवियों में स्वयंभू का नाम आता है। उसकी दो रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो है ये है रिटेनेमी चर्यु और दूसरी है पौमचर्यु। पौमचर्यु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डोंबिपा एक चर्चित सिद्ध रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो चंदनवाला रास 35 छंदों का लघु खंड काव्य है जिसके रचनाकार हैं आसगु। और चंदनवाला चंपानगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी जो कि जैन धर्म की दीक्षा लेकर मोक्ष की अधिकारिणी बनती है। ये इसमें कथा है चंदनबाला रास में। स्थूलीभद्र रास की बात करें तो एक जैन ग्रंथ है जिसके रचनाकार माने जाते हैं जिनदत्त सूरी। सन 1209 में रचित है ये। इसका कथानक जो है वो कोशा वेश्या के प्यार में फंसा जो है स्थूलीभद्र जैन धर्म की दीक्षा लेकर मोक्ष का अधिकारी जो है वो बनता है। नेमिनाथ रास के रचनाकार माने जाते हैं सुमतिगणि। और इस रचना में नेमिनाथ के चरित्र को जो है वो सरस शैली में प्रस्तुत भी किया गया है। आगे देखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अवधूत मत तथा अवधूत पंथ कहकर संबोधित किया है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। गोरखनाथ की अन्य एक प्रमुख रचनाओं को बात करूं तो एक तो है नरवे बोध, एक है ज्ञान तिलक और एक है 15 तिथि। और देखिएगा इनकी पंक्तियां भी हैं गोरखनाथ की कि अंजन मही निरंजन भेटा तिलमुख बैठा तेल मूर्ति माही अमूर्ति पर क्या भया निरंतर खेल। ये गोरखनाथ की रचना है। लेकिन पंक्तियां हैं कि परमाद रासो मौखिक रूप से चला आ रहा था। अंग्रेज विद्वान थे चार्ल्स एलियट ने इसका प्रकाशन जो है वो 1865 ईस्वी में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पुस्तक जलहन हत्थ है चले नृप गज्जन काज। पंक्ति से सिद्ध होता है कि जलहन चंद्रबरदाई के पुत्र थे और पृथ्वीराज रासो जो है वो रचना थी चंद्रबरदाई की। देखिएगा आगे पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान जो है वो माने जाते हैं कर्नल टोड हैं, बाबू सुंदरदास हैं, गारसा दत्तासी हैं, मिश्र बंधु हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर वुलर हैं, शुक्ल हैं, कविराज श्यामल दास हैं, इतिहास गौरीशंकर हैं, हीराचंद ओझा है। कविवर चंद ने पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का जो है वो प्रयोग किया है। बहुत बड़ी बात है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग करना। और राजा जयचंद को आधार बनाकर जय मयंक जस चंद्रिका की रचना इन्होंने जो है वो मधुकर कवि ने जो है की थी। याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है भाई सारे के सारे। छंदू का अजायब घर जो है वो कहा है अजायब घर है। छंदू का अजायब घर कहा जाता है किसको? रामचंद्र चंद्रिका है। चंद्रिका जो पुस्तिका है केशव दास की 39 प्रकाश है। भारत के पादप वैज्ञानिक माने जाते हैं जेसी बोस। ठीक है, और छंद के प्रणेता माने जाते हैं पिंगलाचारी। स्वर्णिम काल माना जाता है गोल्डन एज, स्वर्णिम काल गोल्डन एज। और गॉड पार्टिकल तत्व है भगवान का कण, बोसोन कण है ना। और बिहारी सतसई को कुंडलिया में बदला है किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीचंद मानक। ये क्या है? नानक के पुत्र हैं शायद, हाँ ठीक है। गणिका है, गणिका वेश्या होती है। शारीरिक भाष्य का मतलब जो है वो आचार्य शंकर है। और अधिकारी ये थोड़ा सा अधिकारिणी अधिकारी प्लस इन्हीं ये संधि विच्छेद वगैरह किया हुआ है। भारत के बीच की भूमिका तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश को माना जाता है। राजस्थान के बीच का केंद्र माना जाता है मकराना को। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर इतना ही है। सॉरी आज इतना ही कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। आप यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ में। इस प्रकार के वीडियोज आपको डेली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।